भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद है बिहार। इस जगह को सिर्फ इसके प्राचीन होने के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ कुदरत के ऐसे नज़ारे भी हैं जो अपने आप में बेजोड़ हैं। और ये शानदार नज़ारे नजरों के सामने यूं खुलते जाते हैं जैसे कोई लाजवाब पेंटिंग हो। और कुदरत के दीवाने यहाँ के हरे भरे खेतों और पानी से सजे इलाकों को देखकर जैसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बिहार घूमने के शौकीन लोगों को जैसे एक दिलकश न्योता देता है कि यहाँ आओ और यहाँ के हरे भरे जंगलों, चमकती दमकती झीलों और ऊंची नीची पहाड़ियों के जादू में खो जाओ। बिहार का आकर्षण सिर्फ इसके शानदार इतिहास तक ही सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि इसके आसपास का अनछुआ कुदरती इलाका भी बहुत ही भव्य है। इसकी हर पहाड़ी, हर झील और हरे भरे जंगल इसकी खूबसूरती की कहानियां सुनाते हैं। तो चलिए हमारे साथ एक ऐसे सफर पर जिसमें हम आपको दिखाएंगे बिहार के छिपे हुए बेशकीमती खजाने, जहाँ प्रकृति की खूबसूरती हर चीज पर हावी है और जहाँ का जर्रा जर्रा जैसे इतिहास के साथ कदम मिलाकर चलता रहता है। राजगीर को द सिटी ऑफ किंग्स यानी राजाओं की नगरी कहा जाता है और ये शान है बिहार के नालंदा जिले की। ये जैसे इसके बेशकीमती अतीत का जीता जागता प्रमाण है। ये शासन स्थली और राजधानी रही है गुप्ता, हर्यंका, बृहद्रथा और शानदार मौर्य साम्राज्य जैसे राजवंशों की। राजगीर का प्राचीन अतीत जुड़ा है इतिहास की महान हस्तियों के साथ, जैसे कि बुद्ध और महावीर। इन सभी ने इसकी पावन भूमि को उसकी पहचान दिलाई है। इस राज्य की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है राजगीर, जो सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राजगीर के सुंदर इलाके में मौजूद है घोड़ा कटोरा लेक, जिसे आप बिहार के खूबसूरत ताज में एक बेशकीमती नगीना कह सकते हैं। स्थानीय किस्से कहानियों के मुताबिक इसका नाम राजा जरासंध के दौर से संबंध रखता है। माना जाता है कि इस जगह कभी राजा जरासंध का शाही अस्तबल हुआ करता था और यहाँ उनकी सेना युद्ध की तैयारी किया करती थी। इस जगह के ऐतिहासिक महत्व के कारण ही इसका ये अनोखा नाम पड़ा, घोड़ा कटोरा लेक। इस खूबसूरत इको फ्रेंडली जगह तक सिर्फ ई व्हीकल्स, घोड़ा गाड़ियों या साइकिल से ही पहुंचा जा सकता है। इससे यहाँ की कुदरती शांति बखूबी बरकरार रहती है। यहीं पर मौजूद है 70 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा, जो यहाँ की सुरक्षा करती प्रतीत होती है और इसकी वजह से यहाँ की शांत जलराशियों की शान और बढ़ जाती है। शांति के इस आसमान छूते प्रतीक के आसपास बोटिंग करना अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव है। यहाँ पे मुझे आकर वो जो चीज़ बहुत अच्छी लगी वो इको फ्रेंडली यहाँ पे जो ये टूरिस्ट साइट है। जैसा हम देखते हैं बाकी जगहों पे डायरेक्टली हम गाड़ी से चले जाते हैं और वहाँ पे पोल्यूशन एंड ऑल हम फैलाते हैं, बट इस जगह पे एक ब्यूटी ये है कि आप यहाँ पे आराम से आइए और उसके बाद आपको ई रिक्शा यहाँ पे मिल जाता है, फिर आपको यहाँ पे आना है। घोड़ा कटोरा लेक के पास ही है घोड़ा कटोरा इको पार्क, जिसकी वजह से यहाँ की शांति और खूबसूरती और बढ़ जाती है। घोड़ा कटोरा इको पार्क एक ऐसी शांति देने वाली जगह है जहाँ जिस तरफ नजर डालिए आपको हरियाली ही नजर आएगी। बुद्ध के जीवन के महान संदेशों से प्रेरित ये पार्क
सिर्फ एक शानदार जगह ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बन गया है जो यहाँ आने वाले हर पर्यटक को प्रेरित करता है। बिहार टूरिज्म का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने इतने अच्छे से इस जगह को मेंटेन करके रखा। इसी सफर पर और आगे बढ़ते हुए अब हम शुरू कर रहे हैं दिल को लुभाने वाली राजगिर जू सफारी। ये सैंक्चुरी ज्यादा पुरानी नहीं है और 480 एकड़ के विशाल इलाके में फैली हुई है। यहाँ आकर हमें वन्य जीवों के साथ एक बिल्कुल ही नया अनुभव होता है जो यहाँ आजाद घूमते रहते हैं। तो यहाँ आने वालों को उनके कुदरती आशियाने की एक करीबी झलक मिलती है जो फैला हुआ है रत्नागिरी और स्वर्णागिरी पहाड़ियों के बीच में। इस जू सफारी में सफारी वाहनों की खिड़कियाँ दूसरे पार्क्स में चलने वाले वाहनों से बड़ी हैं, जिससे यहाँ आने वालों को एक बिल्कुल ही अलग तरह का कमाल का नजारा दिखता है। इस विशाल क्षेत्र में घूमते सफेद बाघ यहाँ आने वालों को किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं और इससे ये सफारी एक ऐसा गजब का अनुभव बन जाता है जिसे भुलाना मुमकिन ही नहीं है। इस सैंक्चुरी में बहुत तरह के जंगली जीव हैं, जैसे कि हाथी, पैंथर, तेंदुए, लेसर कैट्स, जंगली कुत्ते, बार्किंग डियर और पिग्मी हॉग्स। आप जैसे जैसे इस विशाल सैंक्चुरी में और अंदर जाते रहेंगे, यहाँ के कई प्रकार के जीव और खुलकर सामने आते जाएंगे। ये जैसे न्योता देती है कि हम एक ऐसी जगह पर प्रकृति और वन्य जीवों का मिलन देखें जो किसी आम चिड़ियाघर से कहीं अलग तरह का होता है। और अगर आप राजगिर नेचर सफारी में आते हैं तो एडवेंचर की चाह रखने वालों को कई तरह के रोमांचक अनुभव होते हैं। अब चाहे ये जिप लाइन्स हो, जिप बाइकिंग, तीरंदाजी या फिर शूटिंग हो। इस सस्पेंशन ब्रिज को पैदल पार करना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। आप जैसे यहाँ के अनछुए कुदरती माहौल में घुल मिल जाते हैं। लेकिन ये सफर सिर्फ आपका मनोरंजन ही नहीं करता, ये जैसे आपकी रूह में उतरकर आपको अंदर तक सुकून देता है। यहाँ की अनछुई खूबसूरती को देख बड़ी शांति का एहसास होता है। यहाँ की हरी भरी वादियों में है एक और कुदरती चमत्कार, ये है कछुआ पहाड़ या टर्टल हिल। ये पहाड़ जैसे एक जियोलॉजिकल चमत्कार है। इसका आकार किसी कछुए जैसा है। कछुआ पहाड़ दिखने में तो सुंदर है ही, साथ ही साथ ये प्रकृति और समय के बीच के अनोखे संगम का भी गवाह है। राजगिर नेचर सफारी से बहुत ही कम दूरी पर मौजूद है आधुनिक आर्किटेक्चर का एक चमत्कार, राजगिर ग्लास ब्रिज। ये प्रकृति के आकर्षण और आर्किटेक्चर के कमाल का बेजोड़ मेल है। इसकी लंबाई है 85 फीट और चौड़ाई है 6 फीट और इसे 2021 में लोगों के लिए खोला गया था। ये पुल 5 पहाड़ियों के बीच मौजूद है और इस पर चलते हुए आप जैसे ऊंचे ऊंचे पेड़ों की आगोश में रहते हैं। इसका फर्श पारदर्शी है और इस पर खड़े होकर आप कमाल के नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ से आपको नीचे मौजूद घाटी का शानदार व्यू दिखाई पड़ेगा। ये काफ़ी हाइट पे है। मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन अब मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा है। बहुत ही रोमांचक जगह है, मुझे काफ़ी मजा आ रहा है यहाँ पे। राजगिर ग्लास ब्रिज इंसान की प्रतिभा का एक जीता जागता सबूत है। ये न सिर्फ एक रोमांच से भरा अनुभव देता है, बल्कि ये प्रकृति के साथ एक गहरा जुड़ाव भी महसूस कराता है। इंसान के बनाए इस चमत्कार के नजदीक ही है कुदरत का एक करिश्मा। इस दिलकश जगह को कहते हैं पांडु पोखर और इसी के पास हैं इको हट्स। ये जगह 22 एकड़ में फैली हुई है और इसकी विरासत जुड़ी है महाभारत काल से। इसका संबंध प्रसिद्ध राजा पांडु से बताया जाता है।
कहा जाता है कि पांडवों के पिता राजा पांडु ने राजगृह पर कब्जा करके यहाँ घोड़ों का एक अस्तबल बनवाया था। उनके यहाँ से जाने के बाद यहाँ एक गड्ढा बन गया था जिसे अब सुएल कहा जाता है। इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता रहा और अब ये ऐतिहासिक महत्व वाला पांडु पोखर बन गया है। इसी ऐतिहासिक जगह पर राजा पांडु की प्रतिमा अलग ही नजर आती है और इसकी शोभा को और बढ़ाता है बर्मा ब्रिज और यहाँ पांडु पोखर में होने वाली बहुत सी रोमांचक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। यहाँ टूरिस्ट्स को इतिहास और एडवेंचर का मेल नजर आता है और यहाँ उन्हें जो रोमांचक अनुभव होता है वो उन्हें जैसे अपने आगोश में ले लेता है और खुशी भी देता है। हमारी ये खोज सिर्फ भौतिक सीमाओं तक ही सिमटी नहीं रहती। हमारा सामना नालंदा के आकर्षण से भी होता है। ये थी दुनिया की पहली रिहायशी यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 427 सीई में सम्राट कुमार गुप्त ने की थी और उसके बाद 8 सदियों तक 12वीं सदी सीई में इसके खत्म होने तक ज्ञानी बौद्ध भिक्षु और अध्यापक बड़ी मेहनत से इसे संभालते रहे। नालंदा में 2000 अध्यापक और 10,000 विद्यार्थी होते थे और यहाँ चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूर दराज देशों से विद्वान आया करते थे। अलग अलग देशों से संबंध रखने वाले इन विद्वानों ने नालंदा के वातावरण, इसकी शानदार बनावट और यहाँ के ज्ञानवान अध्यापकों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के बारे में विस्तार से लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय में कई तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे जैसे ग्रामर, लॉजिक, थियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, मेडिसिन और फिलॉसफी। इनमें चीन के विद्वानों, खासकर प्रसिद्ध सान त्सांग के कमाल के विवरण खास हैं और वो अपने साथ कई ग्रंथ भी ले गए थे जिनका बाद में चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। सन 1200 सीई में बिहार पर बख्तियार खिलजी ने जीत हासिल कर ली। उसने यहाँ एक विनाशकारी हमला किया और ज्ञान के कई केंद्रों को तबाह कर दिया जैसे कि उदांतापुरी, विक्रमाशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी। कहते हैं कि नालंदा में कई विद्वानों और विद्यार्थियों के कत्ल के बाद बख्तियार खिलजी ने 3 विशाल पुस्तकालयों में आग लगाने का हुक्म दिया। इन पुस्तकालयों में 9 मंजिलों तक ज्ञान से भरपूर किताबें रखी हुई थीं। यहाँ बहुत से ग्रंथ थे जो कई विषयों के बारे में थे। इन पुस्तकालयों में 9 मंजिलों तक ज्ञान से भरपूर किताबें रखी हुई थीं। यहाँ बहुत से ग्रंथ थे जो कई विषयों के बारे में थे। इन पुस्तकालयों में आग 6 महीनों तक धधकती रही जिससे पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी ही खाक हो गई और उसके साथ ही भस्म हो गया एक सुनहरा दौर और बच गईं सिर्फ यादें। नालंदा के पतन के करीब 6 सदियों बाद कभी प्रसिद्ध रही इस जगह की तरफ ध्यान गया सर फ्रांसिस ब्यूकैनन का, जिन्होंने इसके वजूद को दर्ज किया। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह खुदाई करके इस जगह की मरम्मत की। ये प्रक्रिया 1915 से 1937 तक जारी रही और ये कोशिशें दोबारा 1974 से 1982 तक जारी रही। इन विशाल खंडहरों के बीच से घूमते हुए हम एक ऐसे काल में पहुंच जाते हैं जब नालंदा आध्यात्मिक खोज का केंद्र थी। इसके विशाल इलाके में लाइब्रेरीज, लेक्चर हॉल्स और मेडिटेशन चेम्बर्स होते थे जहां सीखने का संपूर्ण माहौल होता था। इन विशाल दीवारों के अंदर प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स के खजाने थे जिनमें एस्ट्रोनॉमी से लेकर मेडिसिन जैसे अनेक क्षेत्रों से जुड़ा ज्ञान मौजूद था। इन प्राचीन खंडहरों में शाम हो रही है तो आइए जरा रुक कर नालंदा यूनिवर्सिटी की सदियों से चली आ रही विरासत का आनंद लें। बेशक ये शिलाएं आज निर्जीव सी लगती हों, पर इसकी रूह आज भी इतिहास के इन गलियारों में जिंदा है। आइए अब ऐतिहासिक स्थलों से
आधुनिक दौर के चमत्कारों की तरफ चलते हैं। ये है करमचट डैम। ये रोहतास जिले में मौजूद है। सासाराम से करीब 35 किलोमीटर दूर ये जलाशय सैलानियों की एक पसंदीदा जगह है। सूरज उगने और सूरज ढलने के समय यहाँ का नजारा दिल चुराने वाला होता है। इस बांध की ऊंचाई 46.3 मीटर और लंबाई 1615.40 मीटर है और ये इंजीनियरिंग के कौशल और कुदरत की खूबसूरती दोनों की गजब की मिसाल है। करमचट डैम हरी भरी पहाड़ियों और जंगलों के बीच स्थित है और ये दुर्गावती नदी से घिरा हुआ है। इस नदी की शुरुआत कैमूर और रोहतास फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर मौजूद कैमूर हिल्स से होता है। करमचट डैम का नजारा वाकई मन को मोह लेता है। इसके पीछे की तरफ पहाड़ियाँ कमाल का नजारा पेश करती हैं। बांध की जलराशियों के आसपास काफी पेड़ पौधे हैं और इसका पानी पिघली हुई चांदी जैसा लगता है, जो देखने वालों को मंत्र मुग्ध सा कर देता है। पानी की हल्की हल्की लहरों के बीच बत्तखें और दूसरे मेहमान पक्षी दिखाई देते रहते हैं। ये सब इस शांत जगह में जैसे एक कुदरती कविता की रचना करते हैं। चाहे बोट की राइड हो, जिसके दौरान आसपास की बेहिसाब खूबसूरती यहाँ आने वाले टूरिस्ट के दिल में उतर जाती है, या फिर यहाँ की कमाल की शांति, ये सब इन लोगों में जैसी नई जान सी डाल देते हैं। पास की ये ऊंची चोटी करमचट डैम की प्राकृतिक शोभा और बढ़ा देती है। करमचट डैम से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर मौजूद है एक कुदरती चमत्कार, जो वाकई आपका दिल मोह लेगा। ये है एक झरना जिसका नाम है तेलहर कुंड वाटरफॉल। इस कुदरती करिश्मे के आसपास नजर आते हैं लाजवाब खूबसूरत नजारे। पिकनिक मनाने और सैर सपाटे के लिए ये एक कमाल की जगह है। झरने के बहते हुए पानी से नीचे एक झील बन गई है, जिसमें तैरने के लिए घूमने आए लोगों का मन ललचा जाता है। इस झरने के पानी से इसके बेस में तेलहर कुंड लेक बन गई है और यहाँ आने वाले टूरिस्ट जो इसके तरोताजा कर देने वाले पानी में डुबकी लगाना चाहते हैं, ये उनके लिए लुभाने वाली एक जगह बन गई है। इस झरने का नजारा काफी दिलकश है और ये बिहार के मशहूर झरनों में से एक है। इसका आकर्षण ऐसा है जो प्रकृति के प्रेमियों को अपनी तरफ खींचता है। इस हैरान करने वाले झरने के सफर के बाद अब हम आपको ले चल रहे हैं राजगीर की एक और सुकूनदायक जगह गिरधकुट हिल। ये एक पुराना मठ है और लगता है जैसे आज भी बुद्ध के लोटस सर्मन के शब्द गूंजते रहते हैं। इसका नाम इसके आकार के हिसाब से बिल्कुल सही है। पत्थर से बना इसका शिखर किसी गिद्ध के सर जैसा लगता है, एक आध्यात्मिक स्वर्ग जैसा। बौद्ध ग्रंथों में इसे गुज्जकुट कहते हैं। ये कभी बुद्ध की एक मनपसंद जगह होती थी और यहाँ बुद्ध अपने उपदेश दिया करते थे। लगता है जैसे यहाँ एक अनछुई शक्ति मौजूद है जिसे मानव की भव्यता ने छुआ ही नहीं। ये पवित्र जगह किसी स्वर्ग जैसी है जहाँ मानव की शांति पाने की इच्छा पूरी हो जाती है। पहाड़ पर चढ़ते हुए एक पवित्र गुफा दिखाई देती है, एक ऐसी जगह जहाँ प्राचीन गाथाओं के मुताबिक भगवान बुद्ध ने तप किया था। आज ये गुफा एक सैंक्चुरी है जहाँ तीर्थयात्री जलती हुई मोमबत्तियों की धीमी रोशनी में दिखाई देते हैं और इससे एक आध्यात्मिक माहौल की रचना होती है।
यहाँ भगवान बुद्ध की मौजूदगी का लगातार एहसास होता रहता है। ये एक ऐसा अटूट संबंध है जो आज भी महसूस होता है, चाहे बीते दौर की गुफाएं हो या फिर आज के रीति रिवाज। बिहार की विविधता से भरे इलाके और समृद्ध विरासत का आकर्षण आज भी हल्का नहीं पड़ा है।